Dear students, welcome back. Yes, another series or episode of set past year paper analysis. मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनालिसिस कितना वैल्यूएबल है। लेकिन उससे पहले हमें थैंक्स देना चाहिए रिशांत नारियाल को जिन्होंने ये पेपर भेजा है। ऑफ कोर्स ये पेपर 2024 का है, लेकिन इसके क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आपको दिखते हैं, हर एग्जाम में मैं कह रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एचपी सेट पॉलिटिकल साइंस 2024 के पेपर को एनालिसिस विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन वो मेरे बोलने में है, लिखने में नहीं। गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेट अस बिगिन। आपको ये जानना चाहिए और मेरा बताना कर्तव्य है, यदि आप जून 2026 साइकिल की आइदर पॉलिटिकल साइंस से या आईआर से आप यदि एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंक्लूडिंग यदि आप किसी भी तरह का सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं तो भी वो इतना ही वैल्यूएबल है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको एज ए क्रैश कोर्स। ये कोर्स तो चल रहा है पिछले कुछ महीने से, लेकिन सारे मॉक्स, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे डिस्कशन, सभी रिसोर्सेज आपको बिल्कुल लाइव मिलते हैं। यू आर लूजिंग नथिंग। आप कुछ भी लूज नहीं करते। क्या मिलता है आप यहाँ देख सकते हैं, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाई राइटिंग ए मेल एट paulsciencehelp@gmail.com। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस पेपर की। ऑफ कोर्स इसको टाइप करके लिखा गया है, कहीं कहीं पे मैंने स्कैन भी दिया है जहां पे कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइपिंग था। थोड़े फॉन्ट छोटे हैं, इसके लिए सॉरी। अब चलिए, यदि हम इसको इस पूरे पेपर को देखें 100 क्वेश्चन का, तो कैसा एक पेपर नजर आता है ये। इसमें इन्होंने एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए हैं जो कहीं भी आने चाहिए। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कोई अरबिट क्वेश्चन ना हो, कोई बहुत उटपटांग क्वेश्चन ना हो, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ना हो, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो जनरली हर एग्जाम में आपको दिखते हैं। इसलिए ये पेपर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स इन्होंने कई जगह पे, मतलब 3-4 जगह पे या 5 जगह पे ये फंबल किए हैं जहां पे मुझे लगता है कि ठीक से ये फ्रेम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। चलिए विद दिस डिस्क्लेमर एंड ओवरऑल एक पैटर्न, इस क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन आता है। फ्रेंच फैनन जो कि एक साइको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो साइको एनालिस्ट थे। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है कोलोनलिज्म का, लोगों के माइंड पे क्या असर पड़ता है, उनके जीवन पे, उनके सोच पे, उनकी अपनी आइडेंटिटी कैसे जो है उससे विद्रूप हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। इन सब को एनालिसिस उन्होंने इन सब बुक में किया है। द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, टू ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क सबसे ज्यादा, बाकी तो दो अलग टाइप के बुक है, बट रिचर्ड ऑफ द अर्थ एंड ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क उस तरह की है। यदि आप ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क देखिए तो क्या है कि आप हो काले, लेकिन आप गोरे जैसे जो है करने की कोशिश करते हो, जो हम लोग ब्राउन साहिब अपने को बनाने की जो कोशिश इंडिया में अंग्रेजों के जाने के बाद भी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ब्राउन स्किन व्हाइट मास्क सॉर्ट ऑफ। तो इसमें से जो सबसे पहला बुक उन्होंने लिखा है वो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है, जो कि 1950s में लिखा है, और उसके बाद ही उन्होंने 1959 से में रिचर्ड ऑफ द अर्थ लिखा है। तो ऐसे में 3 से जो शुरुआत होगी वही सही होगी। और सबसे बाद में जो इन्होंने लिखा है टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन लिखा है, जो कि 2 नंबर पे है। तो मैं, यदि आपको ये बात पता हो, वैसे ये डिफिकल्ट हो सकती है तो मैं इस पे जा रहा हूँ। वैसे इन सब की बुक की ईयर देख लेना, गूगल में आप लिखोगे तो आपको ईयर आ जाएगी। ये भी जानना चाहिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने ये सब बुक लिखा, फ्रेंच फैनन के बारे में जानना चाहिए। हु इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मास लाइन। तो जैसे ही आप मास लाइन देखो या न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, आपको माओ जेदांग एंड चाइना में जो उन्होंने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाया उसको याद आना चाहिए। मास लाइन उनका ये कहना था कि आप जो है मासेस से जानने की कोशिश करो कि वो क्या चाहते हैं और उनको वही पॉलिसी रिटर्न करो। मास लाइन, कार्ल, ओ सॉरी, माओ जेदांग। यहाँ पे जॉन रॉल दिखते हैं, वी ऑल नो फॉर डिफरेंस प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस के लिए, एंड कार्ल मार्क्स, इनको कौन नहीं जानता। मैन बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल, जू पॉलिटिकोन, ये यदि ग्रीक में कहें तो ये कहने वाले आपको पता है एरिस्टोटल है। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन इसेंशियली ग्रुप में पॉलिटिकल बिहेवियर शो करता है। व्हाट इज पॉलिटिकल बिहेवियर? पॉलिटिकल बिहेवियर होता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे आप डिसीजन लेते हो या लेने की डिसीजन करवाने की कोशिश करते हो ग्रुप में, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज पॉलिटिकल बिहेवियर।
So man is a political animal. The theory of action was given by Anna Arendt at which of the following text? अच्छा, यहाँ पे चलो ग्रामस्ची दिखते हैं हेजुमनी के लिए, हॉब्स दिखते हैं लेवाइथन के लिए, एब्सोल्यूटिस्ट सॉवरेंटी के लिए, और हेगल दिखते हैं लॉ ऑफ डायलेक्टिक, आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक, जेट मतलब स्पिरिट ऑफ द एज के लिए, जो आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट की जो एक डायलेक्टिक प्रोग्रेशन है इथिकल लाइफ के, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। थ्योरी ऑफ एक्शन जो है आना अरेंड ने अपने बुक द ह्यूमन कंडीशन में दिया है 1958 में। ये बहुत ही फेमस बुक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ना। उन्होंने इसमें दिया है कि हम दो टाइप की लाइफ जो है ह्यूमन लीड करते हैं, एक वीटा एक्टिवा है, एक वीटा कंटेम्पलेटिवा है, जिसमें कि हम सोचते हैं, हम ईश्वर को याद करें, अपने वजूद को समझने की कोशिश करें। जब आप समझोगे, कई बार आप देखोगे कि आप लेटे हुए हो और आपकी आंखें जो है वो आसमान में है और आप बस सोच रहे हो, तो वो वीटा कंटेम्पलेटिवा है। या हम जब मेडिटेट करते हैं, पूजा करते हैं, उस टाइम में। और एक होती है जैसे कि मैं अभी वीटा एक्टिवा, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उसको उन्होंने तीन पार्ट में बांटा, लेबर, वर्क, एक्शन। यदि हम देखें आना आरेंड के इस ट्रायोलॉजी पे या तीन पार्ट में जो एक्टिव लाइफ को वो जो बांटती है ह्यूमन का, तो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। वर्क का मतलब है ऐसे ड्यूरेबल एसेट बनाना, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके लाइफ टाइम को भी सरपास कर सकती है, और उसी से ये दुनिया बनती है। बिल्डिंग है, मकान है, रोड है, ब्रिज है, पूरी जो आप देखते हो आर्टिफैक्ट जो ह्यूमन ने बनाया है, जो हमारे, जिसको हम दुनिया कहते हैं। इसके अलावा लेबर जो है वो तो हम लोग सब शेयर करते हैं जानवरों के साथ, उठना, खाना, बैठना, सोना, मतलब नित्य क्रिया जिसको कहते हैं, वो लेबर है। दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वर्क इज द मीडियम लेवल, और एक्शन इज द हाईएस्ट लेवल। थ्योरी ऑफ एक्शन, एक्शन वो है जो मोदी जी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता करते हैं, ट्रम्प भी कर रहे हैं, बड़े नेताओं ने किया। जो पॉलिटिक्स है, जो स्पीच, कम्युनिकेशन, उससे जो पब्लिक लाइफ पे आप निर्णय लेते हो और पूरी दुनिया बदल जाती है, दैट इज एक्शन। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी। आना आरेंड। सो ये इन्होंने किस बुक में कहा? अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है इनकी कुछ बुक का नाम भी है, मैन इन डार्क टाइम, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जिसमें उन्होंने स्टालिन की जो टोटलिटेरियन रेजिम थी हिटलर की, उसको एनालाइज किया है, ओरिजिन। एंड इकमैन इन जेरूसलम, इकमैन जो है वो एक ऑफिसर थे हिटलर के, जो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाते थे ज्यूज को मारने के लिए, उनका वो दायित्व था। तो उनको पकड़ के इसराइल जो है, वो इसराइल ले जाती है, तेल अवीव, जेरूसलम, और वहां पे जो है उन पर ट्रायल किया जाता है 1960s में। और आना आरेंड जो है यूएस में भागी हुई थी जर्मनी से, वो जाती है उसको देखने के लिए, लेकिन देखने के बाद उनके मन में एक अजीब सी भावना आती है, और वो एक थेसिस देती है, बैनल एबिलिटी, या बैनलिटी ऑफ इविल। मतलब जो जिसको वो कहती है कि एकमन को देख के मुझे लगा ही नहीं कि वो कोई राक्षस है, दानव है, या इतना दुष्ट है कि उसने इतने ज्यूज को मरवाने में जो है कंट्रीब्यूट किया। वो तो एक सिंपल एक ऑफिसर दिखता है, और वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया, हमें जो ऑर्डर दिया गया उसको मैंने पूरी इफिशियंसी, पूरी, मतलब जो आप यदि देखोगे, तो जो वुड्रो विल्सन अपने बुक में कहते या आर्टिकल में कहते हैं, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, कि पॉलिसी बनाना जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उनको उस पॉलिसी को निष्प्रिय भाव से, न्यूट्रल भाव से जो है प्रोफेशनली और मोस्ट इफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना है। तो एकमैन कहता है मैंने थोड़ी पॉलिसी बनाई कंसंट्रेशन कैंप की, मैं तो उसको फॉलो कर रहा था, आई वाज जस्ट फॉलोइंग वुड्रो विल्सन जो कहते हैं। मैं क्यों कल्प्रिट हूं? मुझे, अब मान लो कोई जल्लाद है और वो 100 लोगों को फांसी देता है, तो क्या आप जल्लाद को बोलोगे कि आपने गलत किया, आपने फांसी दिया है? जल्लाद इज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। वो तो वही बात वो कहती है। इनफैक्ट इस बुक के बाद उनकी काफी बुराई हुई, क्योंकि लोग तो इमोशनल होते हैं ना, हिकमैन तो ड्रैकुला है, इसने मरवा दिया, लेकिन यदि फैक्ट देखो तो जो वो कह रही है वो सही है। हिकमैन इन जेरूसलम। सही आंसर क्या है? द ह्यूमन कंडीशन। विच पॉलिटिकल फिलोसफर गेव द आइडिया ऑफ लिमिटेड सॉवरेंटी? ये एक स्टार क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा। हमें समझना चाहिए लिमिटेड सॉवरेंटी का मतलब क्या है। ऐसे तो इसका आंसर तो चलो जॉन लॉक है। ये क्यों लिमिटेड सॉवरेंटी है? क्योंकि सॉवरेंटी वैसे पीपल में है, पॉपुलर सॉवरेंटी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो वो सॉवरेंटी को यूज करते हैं वो स्टेट करता है, या टेम्पोरली एक गवर्नमेंट करती है जो उस समय में चुनी जाती है। इन दोनों की जो सॉवरेंटी है पीपुल के कंपैरिजन में वो लिमिटेड है। लिमिटेड स्टेट की परिकल्पना, लिमिटेड गवर्नमेंट की परिकल्पना,
और गवर्नमेंट जो है वो एक पीपल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसको दे होल्ड द फ्यूडिशियरी ट्रस्ट। फ्यूडिशियरी ट्रस्ट क्या होता है? लीगल टर्म है। जैसे कोई बच्चा नाबालिग है और उसकी संपत्ति की रक्षा कोई ट्रस्टी करता है, उसी तरीके से जो सॉवरेनिटी होती है पीपल की, उसकी रक्षा जो है वो गवर्नमेंट केवल करती है। उसको और कोई उससे बड़ा उसका दायित्व नहीं है, और वो लिमिटेड है। यदि वो लोगों के जान माल की रक्षा ना कर पाए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट ना करे, तो लोगों को रिवॉल्यूशन का राइट है। जॉन लॉक। यहाँ रूसो दिखते हैं अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इमिली के लिए, और नोबल सावेज के लिए, और कई चीजों के लिए। जनरल विल सबसे ज्यादा। मैकियावेली दिखते हैं, जो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहे जा सकते हैं, रिनेसा के दौर के पॉलिटिकल थिंकर, जिन्होंने की पहली बार नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, सेकुलरिज्म, रिपब्लिकनिज्म, इन सब का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इस अब ये हेगल का है। तो हेगल, जैसा मैंने कहा कि फैमिली उनके लिए जो है एक पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म है, नॉट ना कि यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, बहुत लिमिटेड। आप अपने अल्ट्रुइज्म दिखाते हो अपने भाई बहनों, अपने माता पिता के लिए, वैसा वर्सा। स्टेट जो है यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म है। सिविल सोसाइटी यूनिवर्सल ईगोइज्म का साइट है। और इंडिविजुअल नॉट करेक्टली मैच। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर ईगोइज्म होगा ही। और ये यहाँ भी दिखता है, फैमिली में भी दिखता है। थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया इंडिविजुअल फैमिली में, लेकिन चलो ठीक है। इसमें से जो नहीं होगा वो फैमिली यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म तो बिल्कुल ही नहीं है। अब इसको और ज्यादा आप समझ सकते हो, यहाँ मैं उतना एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इनकी जो इथिकल लाइफ है मेरे वीडियो में है, उसको देख लेना। द आइडिया ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस इज गिवन बाय हूम? पहले समझो प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सटैंटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस ये है, प्रोसीजर जो रास्ता है, मतलब हमने रूल एंड रेगुलेशन जस्ट एंड फेयर बनाया किसी समाज में कि कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीजों का, रिवार्ड, ऑनर, इनकम, वेल्थ, और उसको सुपरवाइज करने के लिए एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जो कि वो भी जस्ट एंड फेयर है। तो जो आउटकम होगा वो जस्ट एंड फेयर होगा। दिस इज ए प्रोसीजरल जस्टिस। होगा कि नहीं होगा, डोंट नो, बट होना चाहिए। रूल रेगुलेशन जस्ट फेयर है और इंस्टीट्यूशन उसको फेयरली, ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेकिन जो सब्सटैंटिव जस्टिस का मतलब है कि एक्चुअल जस्टिस हुआ है, चाहे किस रास्ते से हुआ है छोड़ दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन रॉल, जो कि इसका सही आंसर भी है, वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में बेसिकली वो रूल रेगुलेशन अच्छा देते हैं, इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बताते हैं, लेकिन जो उनकी डिफरेंस प्रिंसिपल है वो इट्स एन एग्जांपल ऑफ सब्सटैंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस मतलब जिसको प्रोफेसर अमृत्य सेन न्याय कहते हैं, रियलाइज जस्टिस, जो एक्चुअल में जस्टिस है, जिससे किसी भी जो टारगेट पॉपुलेशन है, ग्रुप है या इंडिविजुअल, उसकी लाइफ बेटर होती है, वो जस्टिस है, लाइक डिफरेंस प्रिंसिपल। तो इसीलिए रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस में दोनों ही चीजें दिखती हैं, प्रोसीजरल जस्टिस एज वेल एज सब्सटैंटिव जस्टिस। The principal aim of Hegel was to fight against the open society and serve his employ. जैसे ही आप ओपन सोसाइटी के अगेंस्ट किसी को काम करते देखो, कार्ल पॉपर जो ब्रिटिश कंजर्वेटिव थिंकर थे, उनकी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज को याद करो 1945 की, तो आपका काम हो जाएगा आसान। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर। इन्होंने जो है हेगल के साथ में प्लेटो एंड मार्क्स को भी जो है ओपन सोसाइटी का एनिमी बता दिया था। ओपन सोसाइटी वहां जहां वैल्यू प्लुरलिज्म है, जहां लोगों को आजादी है कि वो चुन सकें कि वो किस तरह से अपने जीवन को जिए, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे सोचे, कैसे इंटरटेन करें। क्लोज सोसाइटी वो है जो प्लेटो कहते हैं आइडियल स्टेट में, हेगल कहते हैं अपने थ्योरी में, या मार्क्स कहते हैं मार्क्सियन फ्रीडम या सोसाइटी में, जहां एक वैल्यू प्रोपोजिशन सब प्लेट हो पा जाता है। कार्ल पॉपर। अकॉर्डिंग टू नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक जो बहुत फेमस लिबर्टेरियन थिंकर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड गाइड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन इंडिविजुअल? ये तीन प्रिंसिपल देते हैं एज ए थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट, या इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहिए, कि आपको इनिशियल स्टेज में, जब शुरू शुरू में दुनिया बनी थी, आपको यदि आपने इनिशियल एक्विजिशन प्रॉपर्टी का जस्ट वे में किया है, फेयर वे में किया है, और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जो हुए हैं, सेल, परचेज एंड ऑल ट्रांसफर, यदि वो भी जस्ट हुए हैं, तो जो अभी का प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम वेल्थ का, वो भी जस्ट है। सो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वॉलंटरी कॉन्सेंट एंड एग्रीमेंट्स होना चाहिए, ना कोई फोर्स, ना कोई दबाव, और ना ही कोई चोरी छिपे या बेईमानी। यदि ऐसा होता है तो जस्ट है। विच ऑफ द, इसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, मिनिमलिस्ट गवर्नमेंट चाहते हैं। इक्वालिटी ऑफ आउटकम कभी कोई लिबर्टेरियन थिंकर नहीं चाहेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी को सैक्रोसैंक्ट मानता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे सकता है।
सोशल वेलफेयर भी लिबर्टेरियन थिंकर के लिए नो नो है। Which of the following statement refers to Gramsci's concept of war of position? ग्रामस्ची जो कि कल्चरल हेजेमनी कॉन्सेप्ट के लिए विख्यात हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि यदि सबअल्टर्न क्लास को यदि अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करनी है कैपिटलिस्ट हेजेमनी को हटा करके, तो उसका दो तरीका है। एक है वॉर ऑफ मैनूवर, सीधा विद्रोह कर दो, डंडा लेके सड़क पे निकल जाओ, लेकिन उसमें बहुत खतरा है, स्टेट आपको दबा देगी, आपको कुचल देगी, क्योंकि स्टेट के पास आपसे ज्यादा ताकत है, फोर्स ज्यादा है, मिलिट्री है, पुलिस है। उससे अच्छा उन्होंने बोला कि एक बहुत ही लंबा लड़ाई आप लड़ सकते हो, वॉर ऑफ पोजीशन। आप उसे सीधे मत लड़ो, आप अपने यहाँ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो आपके क्लास से आते हैं सबअल्टर्न, और वो लिखें, वो डिस्कोर्स क्रिएट करें, वो टीवी पे जाए, पब्लिक ओपिनियन, बुक, मीडिया, इन सब से आप अपनी जो है डिस्कोर्स, काउंटर डिस्कोर्स और काउंटर हेजमनी पैदा करो। दैट इज वॉर ऑफ पोजीशन। So struggle to establish ideological dominance within society is war of position। और जो war of maneuver है वो सीधा सीधा डंडे के जोर पे हथियार लेना, सत्ता या सुप्रीमेसी, जो यहाँ पे होगा। दिस इज वॉर ऑफ मैन्यूवर, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस, वॉर ऑफ मैन्यूवर। सो वॉर ऑफ मैन्यूवर वर्सेस वॉर ऑफ पोजीशन जब भी आए तो याद करो ग्रामस्ची। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट, वैसे ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट जो है ये आयरिस पारियन यंग का ज्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन विल कैमेल का जो एक लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म देते हैं, उन्होंने भी इसको अंडरलाइन किया है। उनके अनुसार से यही है जो बी में लिखा गया है कि राइट्स दैट रिकॉग्नाइजेज एंड एकोमोडेट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। वो कहते हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप को कैसे एकोमोडेट करोगे मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, तो उनको कुछ ऐसे राइट दो, लाइक राइट ऑफ सेल्फ गवर्निंग, कोटा, कुछ सम काइंड ऑफ थोड़ा बहुत वीटो, जिससे वो सुरक्षित महसूस कर पाए मेजोरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में। इन सबको देखो तो नहीं है मेजोरिटी कल्चर, राइट्स प्रिविलेज वन कल्चर, ये सब कभी वो नहीं बोलेंगे। राइट्स ग्रांटेड टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर ग्रुप आइडेंटिटी, ये भी नहीं है। ये दोनों थोड़ा क्लोज हो सकता है, लेकिन बेस्ट इज बी। Which of the following refers to Foucault's concept of biopower? Biopower क्या है? गवर्नमेंट जो आप पर बायोलॉजिकल पावर स्टैब्लिश करती है, आपका शरीर कैसा, मान लो गवर्नमेंट ये बोले कि सबका यदि कमर 36 इंच से ज्यादा होगा तो आपको इंक्रीमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, टाइप ऑफ, या आपको मेडिकल टेस्ट कराना होगा, इस टाइप की। सो इस तरह की जो पावर होती है, जैसे कि संजय गांधी ने जो नसबंदी कराने की कोशिश की, बायो पावर। तो अब यहाँ पे देखो, सी जो है सबसे सही ढंग से जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करते हैं। पावर टू रेगुलेट एंड मैनेज पॉपुलेशन थ्रू टेक्निक सच एज मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, चाइल्ड कंट्रोल एंड ऑल। बायो पावर, ये भी पावर जो है, गवर्नेबिलिटी की पावर है, गवर्नमेंट की पावर है। आप सब समझ लो, आपके शरीर पे भी पावर है गवर्नमेंट का। फूको, पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग नोशन? ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को चैलेंज करते हैं, मेटा नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। तो आप देखोगे तो होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी को चैलेंज करते हैं। इनके लिए सब कुछ डाइवर्स होना चाहिए, बिखरा हुआ है, कोई ऐसा यूनिफॉर्म आप एक ग्रैंड जो है चीज नहीं थोप सकते हो। तो चैलेंजेस प्रोग्रेसिव एंड लीनियर हिस्ट्रीज को भी चैलेंज करते हैं, सर्टेनिटी इन स्टेबिलिटी को भी चैलेंज करते हैं। तो आई डोंट नो, अब यहाँ पे आके ये ना गड़बड़ हो गए, क्योंकि यहाँ मल्टीपल आंसर सही है। कौन नहीं करते हैं, शायद इसमें होगा कि इसको नहीं करते हैं। ट्रेडिशन हेरिटेज को आई डोंट थिंक ये चैलेंज करते हैं, लेकिन इन तीनों को चैलेंज करते हैं। तो यहाँ नॉट देने से ये क्वेश्चन सही हो सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ऐसे कई इसमें में है, तीन चार में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू फूकोज नोशन ऑफ गवर्न गवर्नमेंटालिटी? गवर्नमेंटालिटी मतलब कि गवर्नमेंट कैसे जो है आप, मतलब गवर्नेबल आपको बनाती है और आप पर गवर्न करती है। अभी बायो पावर हम लोगों ने देखा। सो यहाँ पे है ना, द टेक्निक एंड स्ट्रेटजी यूज बाय गवर्नमेंट टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इट्स सिटीजन। कई तरीके से कंट्रोल, बायो पावर आपने देखा, डिसिप्लिन करके आप ऐसे करोगे, ट्रैफिक लाइट फॉलो करोगे, आप ये चीज करोगे, ये नहीं करोगे, कई तरीके से कंट्रोल करती। कई बार नज भी करती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री नज कर रहे हैं कि फॉरेन मत जाओ, गोल्ड मत खरीदो, फ्यूएल बचाओ, मेट्रो से जाओ, वर्क फ्रॉम, नजिंग है। ऑफ कोर्स ही इज नॉट फोर्सिंग यू, लेकिन वो थोड़ी नज भी करती है, ये भी गवर्नमेंटेलिटी है।
रीजन देखो, अब यहाँ पे ना रीजन एजर्सन उलट दिया, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। रीजन फ्रेंच फैन तो स्टेटमेंट ही दे देते, फ्रेंच फाइनेंस वर्क द रिचेड ऑफ द अर्थ। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन, सही है। Fanon argued that decolonization required the colonized to reclaim their cultural identity and assert their humanity. Of course, यही वो कह रहे थे कि आपको ना केवल आजाद जो है फिजिकली नहीं होना, आपको मेंटली आजाद होना है। झटक डालो उस आइडेंटिटी को, उस साइकोलॉजिकल जो आप पे उन्होंने कंट्रोल किया है, हेजमनी किया, उन सबको बदल डालो। तो बिल्कुल बोथ ए आर एंड ट्रू, एंड ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जस्ट उल्टा है ये आर ए से। Pandita Ramabai, we all know, influenced by which of the following her in her advocacy for women's right? यहाँ पे ये क्वेश्चन खासा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी, तो क्रिश्चियन थियोलॉजी और सोशल जस्टिस टीचिंग भी बहुत प्रभावित थी वो। और उनका जो आइडिया है, आप देख के आपको लगेगा कि जो यूरोपियन इनलाइटनमेंट आइडिया था कि इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उन सब से वो प्रभावित थी। इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट्स होना चाहिए, वुमेन एंड मैन बराबर हैं, क्यों दोनों में डिफरेंस। मेरे अनुसार से ये ज्यादा सही है, क्योंकि क्रिश्चियन थियोलॉजी में वो ना बाद में बहुत कंफर्टेबल भी नहीं थी। वो सिस्टर मैरी बनती हैं, क्रिश्चियनिटी अपनाती हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने बहुत कुछ देखा जो उनको पसंद नहीं आया। सो आई विल गो विथ डी। ये दो तो बिल्कुल ही नहीं लगते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल और मार्क्सिस्ट थियोलॉजी से प्रभावित नहीं थी। हाँ, लेकिन हो सकता है एक ऑफिशियल आंसर यदि इन्होंने ये दिया हो, तो मेरे अनुसार से आई वुड हैव चैलेंज्ड। तिलक's political thought was influenced by which of the following? लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तिलक का थॉट जो है डेफिनेटली नेशनलिस्ट फर्वर, रिवाइवलिस्ट थे वो, हिंदू स्क्रिप्चर उससे आता था। और इसीलिए आप देखोगे कि तिलक और विवेकानंद दोनों जो है एक तरीके से एंटागोनिस्टिक रिलेशन, मतलब विरोधाभासी रिलेशन जो है पंडिता रमाबाई से डेवलप करते हैं। दोनों को पंडिता रमाबाई पसंद नहीं आती है, उनको ज्यादा ही खुले विचारों को उन पे लगती है, और दोनों उनकी बुराई करते हैं। ये भी ध्यान देना कि जिस टाइम में विवेकानंद ट्रेवल कर रहे थे शिकागो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद, उसी लगभग उसके आसपास कुछ साल पहले या बाद जो है वो पंडिता रमाबाई वहां पे गई थी। तो दोनों में काफी विचारों को लेकर टसल हुआ था, और विवेकानंद वाज नॉट लाइकिंग द थॉट ऑफ पंडिता रमाबाई। तिलक भी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन फाउंडेड बाय पेरियार? पेरियार मतलब ईवी रामास्वामी नायकर, जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी। उनकी जो मैगजीन थी, वो पूछ रहे हैं कौन सा मैगजीन उन्होंने तमिल लैंग्वेज में फाउंड किया था प्रोपेगेट करने के लिए अपने आइडियाज को, तो उसका नाम था कूडी आरासू। इसको याद कर लो, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। एमएन रॉय क्रिटिसाइज मार्क्स थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको यहाँ जैसे ही क्वेश्चन आए, आप इनका न्यू ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म याद करो, और वही ह्यूमनिज्म के चलते जो है ये मार्क्सिज्म से थोड़े अलग होते गए। जो यहाँ पे है कि मार्क्सिज्म, उनका कहना था कि बहुत कम अटेंशन है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, उसको जो है उसको भी नकारा नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा मैकेनिस्टिक है एमएन रॉय। Savarkar is often associated with the term Hindutva. What was his perspective on minorities in India? ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है इसके ऑप्शन। ये तो चलो एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, एंड सब्जुगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। इन दोनों में आप सोचोगे क्या एसिमिलेशन इनटू हिंदू कल्चर होगा या फुल इक्वलिटी एंड सिटीजनशिप राइट होगा? आई विल गो विद फुल इक्वलिटी एंड सिटीजनशिप राइट, क्योंकि उनका कहना था कि हिंदुत्व एक कल्चरल फिनोमिना है। हिंदू राष्ट्र इंडिया होना चाहिए जो हिंदुत्व कल्चर से चलता है, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनको इक्वल सिटीजनशिप राइट मिलना चाहिए। हिंदू राज्य, सॉरी, इंडियन स्टेट विल बी ए काइंड ऑफ सेकुलर स्टेट, लेकिन जिसमें कल्चरली हिंदुत्व जो है उसका बोलबाला होगा। सेम वे जैसे आप देखो कि अमेरिका, यूके क्या है, ये सब सब क्रिश्चियन कल्चर को बिलोंग करते हैं, लिबरल क्रिश्चियन कल्चर, लेकिन वो सेकुलर स्टेट है। सेम वे ये भी देखते थे कि सिटीजन को फुल इक्वलिटी एंड सिटीजनशिप राइट मिलेगा, चाहे किसी भी धर्म के हो। जेपी, जो कि संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं, इंदिरा गांधी के शासन से लोहा लेने के लिए जाने जाते हैं। सो ही बिलीव दैट टोटल रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड शिफ्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम पंचायत के समर्थक से सेंट्रलाइज गवर्नेंस टू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की तरफ जाना, क्योंकि कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म, अब ये ऐसा नहीं था कि ये सोशलिस्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम, इंडिया कोई कैपिटलिस्ट थी भी नहीं उस टाइम, बहुत ज्यादा सोशलिस्ट हो गई थी। ये तो बिल्कुल उल्टा है, और सेकुलरिज्म टू रिलीजन, ये सब भी उल्टा है।
राम मनोहर लोहिया जो कि एंटी कांग्रेसिज्म के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हु क्रिटिसाइज द डोमिनेंस ऑफ, या लोहिया क्रिटिसाइज द डोमिनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ऑफ कोर्स कांग्रेस। जिस टाइम में लोहिया का पॉलिटिक्स चलता था उस टाइम में कांग्रेस सिस्टम थी, जैसे अभी बीजेपी सिस्टम आ गई है, तो उसके अगेंस्ट में सब पार्टी उठ के खड़े हुए थे, और लोहिया उसके सबसे बड़े लंबरदार थे जो एंटी कांग्रेसिज्म के लिए जाने जाते थे। सो कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। What was the fasting technique employed by Mahatma Gandhi as a form of protest and self purification? इस क्वेश्चन को देख के मैं चौंक गया था, मुझे लगा कोई टेक्निक ये बताएंगे सत्याग्रह के साथ में कोई न्यू टर्म, लेकिन यहाँ तो फास्टिंग का जो हिंदी तत्सम शब्द है उपवास, वही उन्होंने लिख दिया है। उपवास का मतलब ही फास्टिंग होता है। ये कोई टेक्निक क्या है? उपवास इज नथिंग बट फास्टिंग। आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं। द टर्म प्रिंट कैपिटलिज्म किसने क्वाइन किया था? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपने बुक इमेजिन कम्युनिटी, जो नेशनलिज्म की उनकी बहुत ही फेमस बुक है 1983 के, उसमें प्रिंट कैपिटलिज्म का जिक्र किया था। प्रिंट कैपिटलिज्म क्या होता है? उनका कहना था कि नेशनलिज्म को लाने में प्रिंटिंग प्रेस और उसके द्वारा जो एक ओवर आर्किंग एक डिस्कोर्स पूरे एक पॉपुलेशन में फैलाया जाता है, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये कहने का मतलब क्या है कि नेशनलिज्म की भावना जो है वो किताबों से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से पैदा की जाती है। आप याद करो मराठा एंड केसरी, जिसमें तिलक भी जो है इन मैगजीन्स के थ्रू नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करते थे। कैसे? इसमें ये कहा जाता है कि हम एक नेशन थे, एक तरह से जिए हैं, एक तरह से हमारी सोच है, हिस्ट्री में देखो ऐसा हम करते थे, ऐसे पूजा करते थे, ऐसे हम लोग मिलके काम करते थे। बहुत सारे उसमें ना नोबल लाई होते हैं, झूठ होते हैं। कभी हमने हिस्ट्री में इस टाइप का नहीं किया था, हम अलग थलग पड़े हुए थे, लेकिन अभी एक करने के लिए हम कहते हैं कि हम हिस्ट्री में ऐसा किए थे। जिसको एरिक हॉब्सबाउम कहते हैं, हिस्टोरियन, कि नेशन इज ए इन्वेंटेड ट्रेडिशन। मतलब आप इन्वेंट करते हो कि हम ऐसा गणेश चतुर्थी मनाते थे हजारों सालों से, लाइक दैट दुर्गा पूजा मनाते थे सैकड़ों सालों से। तो ये जो है, ये सब जो एक यूनिफॉर्म जो कल्चरल डिस्कोर्स फैलाया जाता है पीपल को एक नेशन बनाने के लिए, उसको उन्होंने प्रिंट कैपिटलिज्म दिया, क्योंकि इसमें कैपिटलिस्ट क्लास का बहुत बड़ा हाथ है। ये भी सोचने की बात है कि क्यों कैपिटलिस्ट क्लास नेशनलिज्म को यूरोप में सपोर्ट कर किया उन्होंने। बहुत पैसा खर्चा किया उन्होंने नेशन और नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यदि नेशन एक होता है तो ट्रेड जो है यूनिफॉर्म होता है। वन नेशन, वन कस्टम ड्यूटी, वन वेट एंड मेजर्स, उससे ट्रेड कई गुना बढ़ता है। नेशनलिज्म की भावना से मर्केंटलिज्म भी आती है। उसी नेशनलिज्म की भावना से बहुत पैसे जो है नेशन ने दिया कोलंबस को, वास्को डिगामा को, जिससे नई दुनिया की खोज हुई। वो सब कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट था बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए पूरी दुनिया में। तो कैपिटलिस्ट ऑलवेज चाहते हैं कि नेशनलिस्टिक भावना खूब सर चढ़ के बोले। नेशन, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, इससे जो है काफी उनके सामान काफी बिकते हैं। ये भी समझो ये है। वैसे क्या फायदा और होता है उस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन कैपिटलिस्ट ऑलवेज वांट नेशनलिज्म। इन दोनों का नेक्सस है, कैपिटलिज्म एंड नेशनलिज्म का। ये कहते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। अब इन सब बातों को सुन के आपको ये तो समझ में आ ही गया कि बेनेडिक्ट एंडरसन थोड़े से जो है लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। गैब्रियल आल्मर्ट जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन ये है कि ही रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जैसे मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन इज द पैटर्न सोशल रिलेशन एंड बिहेवियर, जो कि वर्षों में, सैकड़ों सालों में एकदम बिल्कुल नॉर्म बन गया है, जिसको आप तोड़ नहीं पाते हो। मतलब इसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं। आपको लगता होगा कि इंस्टीट्यूशन सर क्या कर रहे हैं, हमारी स्कूल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो केवल ये मत समझो उसकी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है। उसके अंदर जो नॉर्म है, रूल ऑफ बिहेवियर है, जैसे आप सीनियर से बिहेव, जूनियर से बिहेव, टीचर से बिहेव, टीचर से, टीचर बच्चों से, वही उसी को स्कूल कहते हैं, उसी को कॉलेज कहते हैं। वो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है, दैट इज इंस्टीट्यूशन। उसी तरह उसको उन्होंने बदल दिया स्ट्रक्चर में। सोशल स्ट्रक्चर जो है एलमंड के अनुसार पैटर्न सोशल रिलेशन एंड बिहेवियर है। तो इंस्टीट्यूशन को उन्होंने क्या कह दिया? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर को जोड़ा फंक्शन से, कि हर स्ट्रक्चर एक फंक्शन करता है। मैरिज क्या फंक्शन करता है, फैमिली क्या फंक्शन करता है, स्कूल क्या फंक्शन करता है, हॉस्पिटल क्या फंक्शन करता है।
मैच द स्कॉलर विथ देयर कॉन्सेप्ट। आलमंड एंड पावल को हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के लिए, सिडनी वर्बा को जाएंगे आलमंड के साथ सिविक कल्चर या पॉलिटिकल कल्चर के लिए, रॉबर्ट माइकल जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची के लिए जाने जाते हैं, और बेनेडिक्ट एंडरसन इमेजिन कम्युनिटी। तो मिला लेना, मैंने सारा ही मिला दिया। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एजम्पशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर एक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो ये इसमें से जो रियलिस्ट नहीं होगा, जैसे स्टेट में अप्लाई मोरल पैरामीटर्स फॉर असेसिंग अदर्स बिहेवियर, ये तो नो नो है। हांस मर्गेंथाउ को याद कीजिए। आपकी आपकी मीन्स किसी नेशन की मोरल एस्पिरेशन उसके फॉरेन पॉलिसी में नहीं आना चाहिए। ओनली योर नेशनल इंटरेस्ट, जो यहाँ पे लिखा है, और दूसरे कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट से आपको नहीं टकराना है। फिर आपने देखा होगा ट्रम्प और सी जिनपिंग का, दोनों एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट की जब तक प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं, इज्जत करते हैं, तभी तक फॉरेन रिलेशन जो है वो मधुर होता है। द मोमेंट यू थ्रेटन अदर्स वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, लाइक ईरान का वाइटल नेशनल इंटरेस्ट हार्म किया इसराइल ने और यूएस ने, तो जंग हुई, वाइस वर्सा। सो this will be, बाकी सब सही है कि state power position of the states can be measured, relative power position can be measured, and vital national interests may be threatened. States are determined to protect their vital national interests and all. Which international agreement for the first time made it legally binding for countries to reduce greenhouse emission? यहाँ जो लिखा है कि बाइंडिंग फॉर कंट्रीज ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, इसके चलते वो फेल भी हो गया। ये था क्योटो प्रोटोकॉल 1997। वैसे ये 5 साल बाद जाकर के 2000, मुझे लगता है 2005 में, बहुत साल बाद ये लागू भी हुआ था, लेकिन ये फेल भी हुआ, और बाद में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से जो है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया, जो वॉलंटरी था, लीगली बाइंडिंग खत्म हो गई। द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एनपीटी वाज साइंड इन विच ईयर। ये मजेदार क्वेश्चन इसलिए है कि ये साइन होती है 1968 में, लेकिन 1970 में से ये लागू होते। तो कई जगह मैंने देखा है कि 1970 डेट दे देते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये भी ध्यान रखना कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, इंडिया के साथ में इसराइल और पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया। ये भी याद रखना कि ईरान ने साइन किया है, तभी उसको ये मुसीबत झेलनी पड़ रही, तब भी। द इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट रिजॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट वाज साइंड इन विच ईयर। ये देखो, पहली बार ये जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है ये 1974 में साइन होता है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत कुछ और बच गया था 2015 में। उसके लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंडिया में पास होता है, तो 2015 यहाँ पे दिया जा सकता है। इसमें इशू क्या हुआ था, बहुत सारे जो इलाके थे ना, वो इंडिया में ट्रैप्ड हो गए थे, जो एक्चुअली बांग्लादेश के होने चाहिए हिस्टोरिकल। सेम वॉज की कुछ टेरिटरी, छोटे छोटे पॉकेट जो थे वो बांग्लादेश में ट्रैप हो गए थे, जो इंडिया में होने चाहिए। दोनों को एक्सचेंज किया गया। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, आपको पता है आईपीसीसी का रोल जो साइंटिफिक वे में स्टडी करती है क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट को, वो जॉइंटली एस्टेब्लिश बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ देखोगे तो वर्ल्ड बैंक को क्या मामला क्लाइमेट चेंज से, यूनेस्को को भी नहीं मामला, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक नहीं, तो एक ही बच जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों कंसर्न है क्लाइमेट चेंज से, तो आप इसको गेस भी कर सकते हो। विच वॉज द, इसके अलावा याद रखें कि आईपीसीसी को एक बार नोबेल प्राइज भी मिला है, मुझे लगता है 2007 में, जबकि अल गोर जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते थे यूएस के, और इंडिया के आर के पचौरी, दोनों ने ज्वाइंटली मिल करके इस अवार्ड को लिया था। विच वॉज द प्रिंसिपल दैट गुजराल डॉक्ट्राइन एम्फेसाइज्ड रिगार्डिंग इंडियाज रिलेशन विथ इट्स नेबर। गुजराल डॉक्ट्राइन इज नोन फॉर नॉन रेसिप्रोसिटी, मतलब वन वे कंसेशन अपने छोटे नेबर्स को देना। हम क्विड प्रो क्यों नहीं करेंगे, मतलब कि मान लो हमने तुम्हें सहायता दिया $500 मिलियन का, तो हम तुमसे ये आशा नहीं करेंगे कि तुम मुझे लौटा दो, ठीक है तुम मत लौटाओ। दैट इज कॉल्ड बिग ब्रदर्स। तो ये एक बहुत अच्छी भावना से किया गया एक डॉक्ट्राइन था, जिससे ये हुआ था कि चाइना की गोदी में वो ना जाके गिरे, लेकिन ये बहुत दिन चला नहीं। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मिलिट्री अलायंस, इकोनॉमिक डोमिनेशन, एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, तो एक ही बच जाता है, बायलैटरलिज्म एंड नॉन इंटरफेरेंस। बायलैटरलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी, एंड नॉन इंटरफेरेंस के हम आपके मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। जैसे आपको अपना रेजिम चलाना है, अपना कंट्री चलाना है, मतलब आप डरो मत हमसे। गुजराई डॉक्ट्रिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉर्गनथाउ सिक्स प्रिंसिपल। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक नेशंस का मोरल एस्पिरेशन उसके फॉरेन पॉलिसी में नहीं आना चाहिए।
दूसरे देश के साथ उसके रिलेशन में उसका कोई रोल नहीं है, केवल नेशनल इंटरेस्ट का है। यहाँ पे देखो, पॉलिटिक्स इज गवर्नड बाय द ऑब्जेक्टिव लॉ, सही है। ह्यूमन नेचर इज इंट्रिंसिकली पेसिमिस्टिक, ये भी जो है मैकियावेली की तरह या हॉब्स की तरह पेसिमिस्टिक व्यू लेते हैं, इगोइस्ट होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं ह्यूमन, और उसी तरह का जैसा ह्यूमन का नेचर है वैसे स्टेट का भी नेचर होता है। पॉलिटिकल एथिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे नो नो प्रिंसिपल, जो जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू पॉलिटिक्स, मैकियावेलियन। और वही जो है मॉर्गनथाउ भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स की अपनी ही नॉर्म होती है। अभी आप देखो ना, यूएस कैसे बिहेव कर रहा है डिफरेंट कंट्री के साथ, क्या वो मोरल है? जो हम कहेंगे कि इसको मोरल, जैसे अपने दोस्त के साथ, इंडिया के साथ किस टाइप का उसने बिहेव किया, दैट इज नॉट। बट वो कहते हैं नो नो नो, हमारा पॉलिटिक्स है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए हमको ऐसा कहना पड़ेगा, तो क्या? So 1, 2 is okay, but 3 is not okay. Which of the following scholars is not associated with post-structuralism in international relation? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है पोस्ट मॉडर्निज्म, यही ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चरलिज्म को जो तोड़ते हैं। इसमें मिशेल फुको है, डेरिडा है, लॉयटेड है, सभी है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में रिचर्ड एस्ले, डेविड कैंपवेल, आरबीजे वॉकर। अब आपको ये क्वेश्चन क्यों आसान हो गया? इन्होंने केनेथ वॉल्स देके आपका आसान कर दिया। यदि आपको नहीं भी पता हो, ये बहुत छुपे छुपे हुए से थिंकर है, तो हमको पता होना चाहिए केनेथ वॉल्स तो नियो रियलिज्म के फादर हैं, तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से का क्या नाता? इस चलते ये तीनों, रिचर्ड एस्ले, डेविड कैम्पवेल और आरबीजे वॉकर तो होंगे, तो इसको याद भी कर लो। Which of the following ideas is not given by Samuel Huntington? Samuel Huntington ने कई आइडियाज दिए हैं। We all know कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशन इस नाम की बुक लिखी है, पॉलिटिकल डिके एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नाम की बुक लिखी है, एंड ऑफ हिस्ट्री जो है, ये तो वी ऑल शुड नो कि ये फुकुयामा का है, फुकुयामा, इसकी जो थीसिस है। 40 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेगोस ट्रू फ्रीडम? तो अटेनिंग फ्रीडम एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल से कम्युनिटी, कम्युनिटी से यूनिवर्स, ये तो कम्युनिटी टू सोसाइटी, कम्युनिटी सोसाइटी तो एक ही जैसा है, तो 3 को आप निकाल सकते हो। मतलब कि फ्रीडम जस्ट हेगल के जैसा ही, फ्रीडम का जो स्कोप है वो बढ़ता जाता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड देन यूनिवर्स। ऑथर को बुक से मिलाना है तो कई तरीके से मिला सकते हो। अरविंदो और श्री अरविंदो का आप मिला सकते हो द लाइफ डिवाइन से, एम एन रॉय का इंडिया इन ट्रांजिशन से, ईवी रामास्वामी नेकर का वाई वुमेन इंस्लेव्ड, और सावरकर का माई ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ। तो चलो, इसको मैंने मिला ही दिया है, तो वैसे सही आंसर है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन? डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन मतलब कि कैसे कोई कंट्री अनडेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक होता है, इसकी यदि सबसे अच्छी व्याख्या की है तो सैमुअल हटिंगटन ने अपने बुक द थर्ड वेव में किया है, डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, 1991 में। सो आई विल गो विद दिस, लेकिन चलो मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, आप और रिसर्च कर सकते हो। विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द थॉट ऑफ नियो डिपेंडेंसी? ये क्वेश्चन थोड़ा अंदर घुस करके है। डिपेंडेंसी थ्योरी यदि आप पढ़ोगे तो दॉस संतोष जो है, डॉस सैंटोस, उनका जो है नियो डिपेंडेंसी है। नियो डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी जो अभी एमएनसी लेड है, कंट्री जो है कोर और पेरिफेरी वाली स्ट्रक्चर याद करो। डिपेंडेंसी तो है जो पेरिफेरल कंट्री है उसकी कोर कंट्री पे, लेकिन अभी नए जमाने में न्यू लिबरल जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, उसमें जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उस पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, डिपेंडेंसी। थियोडोर डोस सोंतोस। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ समीर अमीन आपको दिखते हैं जो यूरोसेंट्रिसिज्म क्वाइन करते हैं, अनइक्वल एक्सचेंज के लिए जाने जाते हैं, ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी के थिंकर हैं। आलमंड तो खैर कई चीजों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिस्कस्ड एज क्राइसिस ऑफ इंडियाज नेशनल यूनिटी बाय पॉल ब्रास इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस? पहले तो इसको याद करो कि ये बुक ही इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पॉल ब्रास ने लिखा है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब ये है कि यहाँ पे कॉमन सेंस से भी कि पंजाब, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, यही तो हमारी प्रॉब्लम है नेशनल यूनिटी की। कास्टिज्म आई डोंट थिंक इसके साथ बैठता है, ये रीजनल डिस्प्यूट है, कास्टिज्म और रिलीजन, इसको हम हटा दें तो ये तीन, क्योंकि इसमें कोई ऑल जो है सही है ही नहीं। यदि एक को हटाना है तो कास्टिज्म, और इसके चलते आपका सी को यदि हटा दो तो ए बी डी। आसान इसलिए है क्योंकि सभी सही नहीं है, तो आप सोचते हैं यूनिटी को कास्टिज्म भी हार्म पहुंचा सकती है।
45 देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दिस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहीं डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, नहीं डिफाइन किया, इसलिए स्टेटमेंट वन तो गलत हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजंस लिबर्टी। अब यहाँ पे है कि जुडिशियल रिव्यू वर्ड तो कहीं नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13(2) जो है वो एक जुडिशियल रिव्यू, एक रिव्यू ही है, क्योंकि वहां पे है कि फंडामेंटल राइट यदि इंफ्रिंज होता है किसी भी एक्ट से पार्लियामेंट के, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, और कोर्ट उसको जो है नल एंड वाइड कर सकती है। तो इसलिए मेरे अनुसार से केवल टू ओनली इज करेक्ट। अटॉर्नी जनरल जो है एज पर आर्टिकल 88, यदि आप देखोगे तो वो ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, जबकि लोकसभा का मेंबर नहीं है। ही कैन बी मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ लोकसभा, ही कैन स्पीक इन लोकसभा, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। इसका मतलब 4 को यदि निकाल दें हम, तो 1 2 3 आर्टिकल 88 याद रखना। और ये लागू केवल अटॉर्नी जनरल पे नहीं होता, लेकिन जो मिनिस्टर हैं यूनियन में, और जो अभी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, आपको पता है 6 महीने तक बिना किसी हाउस के मेंबर हुए भी कोई भी एमपी मिनिस्टर हो सकता है, उनको भी सेम राइट्स है जो अटॉर्नी जनरल को, एज पर आर्टिकल 88। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड पेसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट इन 1996। ये कमेटी थी दिलीप सिंह भुरिया कमेटी, उनके रिकमेंडेशन पे जो 5th शेड्यूल एरिया है उसमें पंचायती राज लागू किया गया। अब यदि आप ये जानते हो कि 6th शेड्यूल जो स्टेट हैं, कौन 4 है पता है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उसमें जो है ऑटोनोमस रीजन या ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो इसमें यदि आप देखोगे तो क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया जो है ये नहीं हो सकता 5th शेड्यूल एरिया में। तो नॉट जो है यही है, बाकी सेल्फ गवर्नेंस हो, रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट हो, फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, ये सब होगा यदि पैसा ट्राइबल एरिया में जाएगी तो। लेकिन चूंकि ये 6th शेड्यूल एरिया का है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजन, तो ये 5th शेड्यूल एरिया में नहीं हो सकता, इसलिए पैसा एक्ट के बाहर हो गए। When the President of India exercises power under Article 356, which of the following takes place? It's a very good question. ये कहना कि जैसे ही 356 लागू होता है वैसे ही असेंबली सस्पेंड हो जाती है ऑटोमेटिकली, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, बिल्कुल सही नहीं है। तो आर्टिकल 358 के अनुसार होगा, यदि होना होगा प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से, तो पूरे इंडिया में होगा, नेशनल इमरजेंसी लगने पे होगा। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ, कभी नहीं, प्रेसिडेंट वैसे भी कानून बनाते नहीं है, पार्लियामेंट बनाती है। तो ये सही है, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। जैसे ही स्टेट में इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 के तहत, वैसे ही पार्लियामेंट जो है उस स्टेट के लिए कानून बनाने लगती है। एजर्सन है एम एन रॉय प्रपोज द नोशन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एकदम वेल नोन फैक्ट है, वी ऑल शुड नो, सही है। Elections for the Constituent Assembly were held in 1946 as part of the cabinet mission plan। ये भी सही है, लेकिन दोनों का कोई नाता नहीं है, इसलिए both A and R are true, but R is not correct explanation of A, आप आराम से कह सकते हो। Which one of the following restrict the supremacy of parliament in India? एक तो जुडिशियल रिव्यू यही करती है, और फेडरलिज्म भी। सो फेडरल सिस्टम एंड जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि फेडरल सिस्टम जो है पार्लियामेंट को कई जगह रोकती है, क्योंकि 3 पार्ट में जो है बटी हुई है, पावर, डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो लिस्ट 3 है। लिस्ट 2 है और 3, उस पे स्टेट लेजिस्लेचर भी एक्ट बना सकती है, और उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इसके चलते फेडरल सिस्टम, इवन आर्टिकल 368 में आप देखोगे कि कई फेडरलिज्म से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो पार्लियामेंट अमेंड भी नहीं कर सकती यदि आधे से अधिक स्टेट रेटिफाई ना करें। इसका मतलब कि फेडरलिज्म कई तरीके से पार्लियामेंट के पावर को रोकता है, और जुडिशियल रिव्यू भी वो उसको सुप्रीमेसी को कंट्रोल करता है। एजर्सन देखो, इन इंडिया प्रेशर ग्रुप्स आर डिफाइंड बाय देयर क्लोज टाइज टू पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन एंड ऑल स्टूडेंट यूनियन, सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये बात सही है। प्रेशर ग्रुप्स हैव मेड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, ये भी बात सही है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है इसलिए कर रही है, मुझे नहीं ऐसा लगता है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेन, दोनों अलग अलग फैक्ट है। 52, which of the following two statements are correct about electoral system in India? Under the first past the post, winner obtains maximum, yes, जो मैक्सिमम वोट लेता है वो विनर होता है, चाहे वो 30% हो 32%।
द लिस्ट सिस्टम यूज्ड इन मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। यस, पूरे कंट्री भी एक कंस्टिट्यूएंसी हो सकता है, क्योंकि उसमें तो पार्टी केवल चुननी है आपको। आप मान लीजिए किसी पार्टी को मिले 70% वोट, तो उसको 70% सीट पूरे एक कंट्री का में जितने सीट हैं उसमें 70% मिल जाएगा। सो पूरे कंस्टिट्यूएंसी, पूरी एक कंट्री भी कंस्टिट्यूएंसी हो सकती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नो नो नो, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है, वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। लोकल बॉडी में आते हैं पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी। नोटा वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 2013 मुझे याद हो गया अब आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते या बताते बताते। 2014 तो बिल्कुल है नहीं, और उसी साल वीवीपैट भी लागू होता है, इसलिए ये दोनों गलत हैं। तो 1 2 ही केवल इसमें सही है। हु इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी? पहले समझो ये। चलो, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने अपनी बुक लिखी थी इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन जो पॉलिटी है, यदि हम सेंटर की तरफ से देखें ऊपर से, तो ये कभी डिमांड पॉलिटी कभी कमांड पॉलिटी है। जब सेंटर स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है, तो कमांड करती है, जो वो चाहती है उस तरह का जो है वो नीति पॉलिसी लाती है। और जब वो वीक होती है, कोलिशन गवर्नमेंट एंड वीक, तो वो डिमांड पे चलती है। उसको स्टेट से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप से जो डिमांड आती है, उसके बेसिस पे वो कानून बनाती है। ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, अभी भी आप इसको देख सकते हो, डिमांड पॉलिटी इन कमांड पॉलिटी, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। जर्सन है, द रूल मेकिंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पहले तो समझो, यदि मैंने तो इसे दे दिया, आर्टिकल 145 जो है रूल मेकिंग पावर की बात करता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट अपने को कंडक्ट करने के लिए रूल बना सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन कोई भी रूल बनाएगा तो पार्लियामेंट को डिसरिगार्ड करके बनाएगा ऐसा? देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब कि आपको पार्लियामेंट की जो कानून है उसके अनुसार से ही रूल बनाने हैं, आर्टिकल 145। इसलिए ये गलत है। एजर्सन गलत है, तो इसमें दोनों गलत होता ही नहीं है, जान लो। तो इसको मान लो हम पढ़ भी नहीं रहे, तब भी ये सही है। इसका मतलब है कि आर इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू, दैट्स ऑल। अब एक, सॉरी, यहाँ पे ए इज फॉल्स है, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आर क्या था? ओनली एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। सही है, सही है। तो वैसे भी नहीं भी पढ़ते तब भी सही होता। Which of the following articles provide for fundamental rights, providing for fundamental right cannot be suspended during the proclamation of emergency? यदि इमरजेंसी लगी हो आर्टिकल 352 के तहत, नेशनल इमरजेंसी, तब भी आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं किया सकती। ये कब हुआ? एडीएम जबलपुर केस जो हुई थी 1976 में, उसके बाद, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, ये कहते हुए कि भाई, एज पर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट जो है कोई भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। और इसलिए वो उन्होंने यदि फंडामेंटल राइट टू लाइफ आपका ले लिया, तो आपको जीने का भी अधिकार नहीं। ये एक ब्लॉट है, काला ब्लॉट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे। उसके बाद ही जो है ये अमेंडमेंट आई आर्टिकल 352 में और ये 359 में, और ये कहते हुए कि कोई भी इमरजेंसी जो है वो 2021 को नहीं छीन सकती। एजर्सन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द हब ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन बोलेगा नहीं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये सही है। द गवर्नमेंट इज फॉर्म फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी, ये भी बिल्कुल सही है। अब चलो, इसको मैं ओके कह देता हूँ 1, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में मेजोरिटी पार्टी जो है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी की बनती है, तो चलो इसको ए कह सकते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेन। तो थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करें तो, which of the following is the primary objective to bring privilege motion in Indian parliament? privilege motion यहाँ लिखा हुआ है, parliamentary privilege यदि हार्म होता है तो कोई मेंबर जो है इसको रेज कर सकता है, या पार्लियामेंट सुओ मोटो भी है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं, to raise a demand for privilege of the minister, not privilege of the minister, parliamentary privilege, to raise a matter such as impeachment of president, arrange the following movement by Gandhi in chronological order। इसमें आप देखोगे तो चंपारण सत्याग्रह जो 1915 में होती है, मुझे लगता है उससे पहले कोई नहीं है। बाद में खिलाफत 1920 में आती है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में बहुत बाद में आती है, डांडी मार्च 1931। अब यहाँ देखोगे 3 से स्टार्ट होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है, तो बस सोचना ही नहीं है, आपको आसान हो गया।
59 देखो, मैच ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द चेयरपर्सन, तो ये हम लोग सब जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन, ओके, ड्राफ्टिंग, व्हाट इट मींस, चेयरपर्सन, इसमें चेयरपर्सन है कहाँ? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा मतलब कि टाइप हो गया, कोई नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो हैं वो वी ऑल नो के अम्बेडकर थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल के पटेल, और स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। तो अब मैच कर लेना, मैंने बोल दिया है, गौर से सुन लेना। विथ रेफरेंस टू एमपी लैट्स, एमपी लैट्स क्या होता है? एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हर एमपी को शायद 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने एरिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे मोटे खड़े थोड़े रोड नाला ये सब बनवा सकते हैं। तो फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट फॉर हेल्थ एजुकेशन, सही है। ए स्पेसिफाइड पोर्शन मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन, ये भी सही है। फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट, ये देखो, एक तो ये है कि लैप्स यहाँ भी लगता है, यदि आप नहीं खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगी, इसलिए आपको साल में खर्च कर ही देना है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी नहीं हैसियत होगी कि वो एमपी के द्वारा जो खर्च किए गए उसको इंस्पेक्ट करे, तो आई डोंट थिंक ये सही है। तो 1 2 3 ही केवल सही है, वैसे चेक कर। फोर्थ मस्ट बी रॉन्ग। यहाँ पे चूंकि वो टाइप करने पे बहुत अच्छा नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको फिर से दिया है। अब यहाँ पे है कि इलेक्टोरल चैलेंज, और उसके लिए क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म किए गए? फेक रजिस्ट्रेशन या फेक वोटर रजिस्ट्रेशन होते हैं तो फोटो आईडेंटिटी कार्ड लगाया गया है, चलो लगा देते हैं। डिले इन काउंटिंग वोट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब आ गई है। वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन ना हो, इसके लिए जो है वोटिंग इन फेजेज होती है, कि जो जो आर्मी के जवान हैं वो, या सीआरपीएफ के, वो हर बूथ पे उनको रोटेट किया जा सके। एक्सेसिव कंटेस्टेंट्स होने पे कि 50 100 खड़े हो गए हैं, तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमानत राशि को बढ़ा दिया गया। मैच कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? मायरन वेनर जो है, यहाँ तो मैचिंग नहीं, चलो मैं मैच कर देता हूँ। मैरन वेनर जो है वो इंडियन पैराडॉक्स के लिए जाने जाते हैं, इस बुक के लिए। रजनी कोठारी जो है कांग्रेस सिस्टम के लिए। सुहास पहलस्कर पोस्ट कांग्रेस पॉलिसी, एंड योगेंद्र यादव थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, और ये सब जो है सही मैच। अब देख लेना कौन सा सही मैच है, क्योंकि ये क्वेश्चन सही ढंग से टाइप नहीं है। एजर्सन देखो, ए पीएम किसान aims to provide direct income support to small and marginal farmer, ये बिल्कुल सही है। इसका किसान सम्मान निधि स्कीम है। Small and marginal farmer often face financial constraint and need support to meet their agricultural expenses, ये भी सही है, और इसलिए इसको प्रोवाइड किया गया है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये होगा, मतलब A and R are true and R is correct expensive of A. What does the term corporate governance primarily focus on? Corporate governance मतलब कि जो एक कॉरपोरेट है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन गवर्न करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पूरे मेंबर हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कि नहीं, उनकी उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक होती है कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही ढंग से कॉरपोरेशन को चला रहा है कि नहीं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, ये सब बातें इससे आती है। द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस बाय विच कॉरपोरेशंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, बाकी पढ़ लेना, सब उठपटांग है। Arrange the following stages in the evolution of public administration in chronological order. We all should know, ये तो कई बार मैंने बताया, ये निकोलस हेनरी ने इस टाइप का दिया है इवोल्यूशन। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी शुरू से ही हो जाती है, जब वुडरो विल्सन ने 1887 में स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की आर्टिकल लिखी थी, तो वहां तो डी से स्टार्ट होता हुआ यदि आप देखोगे तो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो डी से एक ही है, इसका मतलब कि यही है। तो अब इसको क्या कहना है? इसका मतलब कि उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फिर चैलेंज आता है हर्बर्ट साइमन एंड अदर्स, एंड फिर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। According to Taylor, which of the following is an essential aspect of scientific management? ना कि market competition, collective bargaining या hierarchical structure, बल्कि division of labor, science of work. स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? यहाँ सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है, सही लिटरली, जो ट्रैफिक पुलिस जो आपको रोकता है, बोलता है लाइसेंस दिखाओ, दैट इज स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। और भी जगह देखोगे, ट्रेन में जो टीटी होते हैं, बस में जो कंडक्टर होते हैं, सरकारी बस में भी देखो,
ये सब जो है स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी मतलब फ्रंट लेवल जो जनता से सीधे टकराते हैं। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक कॉन्सेप्ट है माइकल लिप्स्की की, जिन्होंने बुक लिखा था स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी डिलेमा ऑफ द इंडिविजुअल इन पब्लिक सर्विसेज। उनका ये कहना था कि कानून की किताबें तो ठीक है, लेकिन कभी आपने जो है देखा है ट्रैफिक पुलिस के कि कानून की किताब देख के करते हैं। जितने भी फ्रंट लाइन के ब्यूरोक्रेट होते हैं अपने कॉमन सेंस जो उनको समझाया गया है, जो उनकी प्रैक्टिस है, उसी के अनुसार वो डिसीजन लेते हैं। कई बार वो डिसीजन जो है वो कानून किताबों से अलग भी होती है। ठीक है साहब, आप बड़े साहब हो, ठीक है चले जाओ, आपको छोड़ देते हैं, और किसी दूसरे को ट्रैफिक पुलिस परेशान कर रहा होता है। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी जो है व्यक्ति पर डिपेंड करता है और इसलिए काफी इसमें वेरिएबिलिटी होती है। इसके बदले उन्होंने कहा था कि बेटर होगा कि मशीन लेवल ब्यूरोक्रेसी हो और उससे भी ऊपर सिस्टम लेवल ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, माइकल लिपिस्की। एजर्सन है मॉडर्न स्टेट्स आर बिग एंड डाइवर्स विथ न्यूमरस कल्चरल एंड इकोनॉमिक चैलेंज। कौन बोलेगा नहीं, ये बिल्कुल सही है। एट द dawn of the 21st century, मतलब जिसमें अब हम लोग 25 साल बढ़ भी गए हैं, इंडिया सॉ द इमरजेंस ऑफ थ्री न्यू स्टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, एज वेल एज मोर रिसेंट रिकॉग्निशन ऑफ तेलंगाना। ये भी सही है, लेकिन इससे इसका सीधा नाता ठीक है, बिग एंड डाइवर्स है तो छोटे छोटे स्टेट बनते हैं, तो चलो इसको भी कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जनरली ए ही होता है। Egerton देखो, a system of democracy recognizes the equality of all people and stands for the government of common people। कौन बोलेगा नहीं, डेमोक्रेसी तो यही है। It is commonly believed that government is largely controlled and managed by power elite। कौन बोलेगा नहीं, ये भी सही बात है। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों मुझे नहीं लगता कि उसको एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसीलिए भी होगा। Which of the following statement about the definition of welfare state are correct? Welfare state जो हमारे आर्टिकल 38 में है, वेल बीइंग सुरक्षित करने का, रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा, and all it is a state that provides citizens a wide range of social services। It is a compromise between communism and unbridled individualism। बिल्कुल ये compromise है। Welfare state sets a pattern for any human and progressive society। सही है, welfare state guarantee a minimum standard। मुझे लगता है सभी इसमें सही है, चूंकि ऑल है तो एक को हटाना ठीक नहीं है, ऑल जनरली सही होता है वो तो। Who among the following describe political development as an administrative and legal development? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन लीगल देखते ही और एडमिनिस्ट्रेटिव देखते ही मैक्स वेबर का याद करें, क्योंकि इन सब का कोई एडवर्ड सील जो है वो डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन के थिंकर हैं इंग्लैंड के। पॉल बैरन तो मुझे लगता है, क्या इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी पे काम किया, तो चेक कर लेना, पॉल बैरन की काफी थॉट्स हैं इंपॉर्टेंट, कई जगह पूछा भी गया है। एंड कोलेमैन जो है डेवलपमेंट सिंड्रोम के लिए जाने जाते हैं। या तो यहाँ पे आपको और कोई मिलेगा नहीं मैक्स वेबर के अलावा। और मैक्स वेबर जो है वो लीगल रैशनल ऑथोरिटी के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि जो मॉडर्न काल में जो डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, वो लीगल रैशनल ऑथोरिटी पे बेस्ड होता है, ब्यूरोक्रेसी उसका एग्जांपल है। सो वी विल गो विथ मैक्स वेबर, लेकिन फिर भी और रिसर्च कर लेना। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट, ब्यूरोक्रेसी भी उसका एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाज़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? क्वाज़ी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है आधा, आधा गवर्नमेंट, आधा कुछ प्राइवेट भी हो, आधा गवर्नमेंट भी हो। अब इसमें देखो कौन आधा गवर्नमेंट जैसा है। यूनाइटेड नेशन तो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए जो यूएसए में, वो उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिला जुला रूप है। इसके बारे में चूंकि हम लोग ज्यादा जानते नहीं है और इसको पूछना भी नहीं चाहिए था। ये क्वाज़ी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप यदि इंडिया में देखो क्वाज़ी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको मैं एक बताता हूँ। जैसे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाओ, वहां पे देखोगे पूरी जो मशीन है ऑल शायद टीसीएस की है, या इस टाइप की किसी प्राइवेट कंपनी, पूरा मैनेजर मुझे वही बैठते हैं, लेकिन उसको उसके रूल रेगुलेशन एंड ओवरऑल जो उसकी मॉनिटरिंग है वो गवर्नमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये भी जो है एक क्वाज़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जैसा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोऑपरेशन अमॉन्ग नेशन? ये बुक लिखा है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, जोसेफ एम ग्रेको ने, कॉपरेशन अमॉन्ग नेशन यूरोप अमेरिका एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड। लेकिन अभी भी बहुत रिलेवेंट है, तो ये डिफिकल्ट है। यहाँ पे क्रिस्टोफर लाइन दिखते हैं जो कि
यूनिपोलर इल्यूजन नाम के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। फरीद जकरिया दिखते हैं जो काफी ज्यादा टीवी पे अभी भी यूट्यूब पे आते हैं, जो कि नियो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, और केनेथ वॉल्श नियो रियलिज्म के फादर। Sri Aurobindo vision of Auroville emphasize. I am lucky to visit Auroville. तो ऑरविलो यदि आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स कोई नाता नहीं है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कल्चरल रिवाइवलिज्म नो, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बिल्कुल नहीं, एक ही बच जाता है। वहाँ सस्टेनेबल लिविंग है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है। उन्होंने एक ऐसा आश्रम बनाया जहाँ लोग कम से कम में, जो अभी मोदी जी कह रहे थे ना, उस टाइप की लिविंग, कम से कम में, कम से कम आवश्यकता में, सब अपने हाथ से काम करते हैं, सब श्रम करते हैं, उससे जो थोड़ी बहुत पैसे अर्जित होती है, सभी एक ब्लिसफुल लाइफ जीते हैं। यदि आप ऑरोविलो आश्रम में जीने चले जाओ तो आपकी लाइफ, यदि आप उस थॉट के हो तो आपको बहुत मजा भी आएगा। What does Hegel mean by the term Geist in his philosophy? Geist जो है जर्मन टर्म है, स्पिरिट, मतलब आप कैसे इसको डिफाइन करो? द कलेक्टिव स्पिरिट और कॉन्शियसनेस ऑफ ए सोसाइटी। मतलब जैसे कि आपका अपना एक थॉट है, अपनी एक एजेंसी है, और यदि इसी का मिला जुला रूप पूरे कॉम का हो तो उसको आप कैसे कहोगे? उसको जीस्ट उन्होंने कहा है, कलेक्टिव स्पिरिट और कॉन्शियसनेस ऑफ ए सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद आरटीआई मूवमेंट? यहाँ पे आप कंफ्यूज इसलिए कर सकोगे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो अब MKSS है, लेकिन इसका कुछ भी हो सकता है। यहाँ सभी MKSS हैं, लेकिन मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, अरुणा रॉय इनसे जुड़ी हुई रही है। अरविंद केजरीवाल भी बाद में, उन्होंने राजस्थान में जो शुरुआत की थी आरटीआई मूवमेंट की, जो कि पूरे कंट्री में फैला और आरटीआई लाए गए, MKSS। रूसो सजेस्ट दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय, यहाँ पे सही ढंग से नहीं दिया, उन्होंने कहा था दो ही मोटिव या दो ही उनकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, एक सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने को बचाना चाहते हैं, दूसरे पीटी, दूसरे को दुख के देख के मनुष्य को दुख होता है। यहाँ पे कंपेंशन फॉर अदर्स तो है, लेकिन अल्ट्रुइज्म उन्होंने लिख दिया है, सेल्फ इंटरेस्ट, ये पनिशमेंट, सेंस ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे होना चाहिए था सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड कंपेंशन फॉर अदर। चलो ठीक है। यहाँ और स्टेटमेंट है, पब्लिक चॉइस अप्रोच थ्योरी सपोर्ट्स द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नो, जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है वो कहती है कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हर ब्यूरोक्रेट सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। यदि उसको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, डिजाइन नहीं बनाया जाएगा, तो वो कभी भी पब्लिक के इंटरेस्ट में फैसला नहीं ले पाएंगे। तो ये बात तो गलत है। तो यदि स्टेटमेंट 1 गलत है तो 2 देखते हैं। विंसेंट ऑस्ट्रॉम इज सपोर्टर ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच, बिल्कुल सबसे बड़े थिंकर विंसेंट ऑस्ट्रॉम है, तो स्टेटमेंट 2 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हु इज ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो आजादी से भी पहले लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। Dependency syndrome in Indian relation is associated with which of the following tradition? Dependency syndrome. Sorry, not Indian relation, but international relation associated with which of the following tradition? देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी नियो मार्क्सिज्म से काफी ज्यादा निकलती है, तो मार्क्सिज्म यहाँ पे नियो नहीं है। लिबरलिज्म से इसका कोई नाता नहीं है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी नहीं है, और रियलिज्म से भी नहीं है। सो मार्क्सिज्म क्या कहते हैं ये, कि जो वर्ल्ड का जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, कोर और पेरिफेरी का, दैट इज द मेन रीजन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पेरिफेरल थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और वो एक्सप्लॉइटेशन कैसे होती है, उसे कैसे निकला जाए, यही डिपेंडेंसी थ्योरी। Suggestion है डेमोक्रेसी टेंड टू बी वीक इन प्लूरल सोसाइटी। नो, प्लूरल सोसाइटी में डेमोक्रेसी फलती फूलती है। जो एकदम यूनिफॉर्म सोसाइटी होगा उसमें क्या डेमोक्रेसी होगी? Plural societies are based on unity in diversity, not unity and diversity, but चलो unity and diversity भी कह सकते हैं। तो रीजन चलो हम सही कर देते हैं और इसको गलत कर देते हैं, तो एक ही स्टेटमेंट सही होगा, रीजन इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। Consider the following remark with reference to India's recent economic reform. It lowers tariff and non-tariff trade barriers. Recent मतलब क्या, 1991? In lower tariff and non-tariff barrier सही है, trade barrier गिराया गया है, transfer of government-owned entity to private sector privatization किया गया है, FDI foreign direct investment rule को relax किया गया, अधिक से अधिक
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करें. इट अडॉप्टेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ये भी सही है, चूंकि सारे सही यहाँ पे हैं तो वही सही होगा. The concept of bounded rationality is associated with which one of the following? ये लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन कई जगह पूछा जाता है. हार्वर्ड साइंस. Which of the following statement is are correct regarding लोकपाल and लोकायुक्ता? लोकपाल और लोकयुक्त के संबंध में आपको पता है 2013 में ये एक्ट आती है आफ्टर जद्दोजहद ऑफ मेनी मेनी डिकेड. द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन स्वीडन. वी ऑल शुड नो, शायद 1890s में ही. अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल इन इंडिया. नो, ये फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया था. फर्स्ट एआरसी, जिसके चेयरपर्सन थे के हनुमंथैया. लोकायुक्ता हैव बीन अपॉइंटेड इन ऑल स्टेट. जैसे ऑल स्टेट लिख देने पे तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, कई जगह नहीं किया गया हो, तो इसलिए इसको तो नहीं. इसका मतलब ओनली वन इज सही. लेकिन मैं ये अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि ऑल, नॉट एट ऑल, ये सब गलत होता है. इसलिए लेकिन चूंकि आप चेक कर लेंगे कि क्या लोकायुक्ता हर स्टेट में नियुक्त हो गए, शायद नहीं. 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है ह्यूजली. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी. हु डिस्क्राइब्स इंडियन फेडरेशन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड नॉट ए कमिंग टुगेदर फेडरेशन? एक्चुअली द ग्लोबल लेवल पे देखो तो ये कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड स्टीफन ने दिया था. होल्डिंग टुगेदर वर्सेस कमिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म वो है, जिसको इंडिया वैसा ही है, जहां पे कि कोई कोई फेडरल स्टेट, कोई पहले से कोई स्टेट नहीं थे जो कि आपस में संधि करके, ट्रीटी करके बनाते हैं फेडरेशन. जैसे कि यूएस फेडरेशन है या कनेडियन फेडरेशन है. नो, वैसा कुछ नहीं है. या जैसे अभी ईयू बन रही है. इस ये होल्डिंग टुगेदर है कि एक कंट्री है, उसने डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पे खुद ही अपने को काट काट करके जो है फेडरेशन बनाया है. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. और जो जो एग्जांपल मैंने कनाडा का दिया या यूएस का दिया, वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आई विल गो विद आशुतोष वार्ष्णेय, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ. चेक. नेशनलिज्म इन लैटिन अमेरिका इज रेफर्ड टू एज. ये जो है बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक वर्ड पे आधारित है, वो है क्रियोल. क्रियोल जो है लैटिन अमेरिका में रहने वाले यूरोपियन जो इलीट्स हैं उनको कहते हैं. तो उनका ही लाया हुआ है. खुद वो यूरोप से थे और वो लैटिन अमेरिका को उन्होंने ही डेवलप कराया. लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो खुद आजादी के लिए आगे बढ़ के डिमांड करने लगे, इसलिए इसको क्रियोल नेशनलिज्म भी कहते हैं. ये टर्म को याद कर लो, कई जगह पूछा जा सकता है. The constitutional validity of a legislative enactment or executive order can be challenged in the Supreme Court on which of the following ground? जिसको रिट पिटिशन आप दायर कर सकते हो किस बेसिस पे? कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, चाहे वो कोई लेजिस्लेटिव एक्ट हो. एक तो कि ये इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट को, तो आप रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 दे सकते हो. ऑफ कोर्स, इफ इट इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. रिपग्नेंट का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से बिल्कुल अलग है, मतलब वो उसको काटता है. तो इफ इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड इट, ये भी यदि वो अथॉरिटी कर ही नहीं सकती और लॉ उसके पावर में ही नहीं है. जैसे मान लो कि यदि स्टेट ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो लिस्ट 1 में है, जो सेंटर को बनाना चाहिए, तो आप जा सकते हो. तो ये तीनों ही जो है बिल्कुल सही है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग constitutional statutory executive bodies women in India enjoy reservation? ये भी मैं कॉमन सेंस से कर रहा हूँ कि इन सब में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिला पंचायत, इन सब में, जिला पंचायत में तुमको पता भी है लोकल बॉडीज में 33% है. तो यहाँ पे भी चूंकि सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव है, तो मुझे लगता है ऑल ऑफ द अबव होना ही चाहिए. Which of the following statement is not true? New social movement are interested in the idea of revolution. यही सबसे गलत मुझे लगता है. रिवॉल्यूशन नहीं, न्यू सोशल मूवमेंट क्या है? जैसे कि अभी आप देखो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, क्वियर मूवमेंट, मूवमेंट फॉर एबोरिजिनल पीपल, मूवमेंट फॉर वुमेन्स राइट, ये सब जो है सब न्यू सोशल मूवमेंट है, जो लेबर मूवमेंट से अलग है. मार्क्स के द्वारा जो वर्कर आंदोलन करते थे, उसमें अब न्यू न्यू मिडिल क्लास इसको आंदोलन करती है, लेकिन ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है. सो न्यू सोशल मूवमेंट हैव शेयर्ड आइडियोलॉजी, पोस्ट मटेरियल ओरिएंटेशन. इंगलहार्ट को, रोनाल्ड इंगलहार्ट को याद करो कि ये सब इसमें ऐसे इशू लिए जाते हैं जो कि रोटी कपड़ा मकान से थोड़े हट के.
और उनका कहना है जब पेट भरा होता है तभी इस तरह के इशू उठाए जा सकते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स, ये सारे ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए मुद्दे इसमें लिए जाते हैं। सो रिवॉल्यूशन वाली बात जो है गलत है। अकॉर्डिंग टू अल्मैन एंड वर्बा, जिन्होंने कि 1963 में बुक लिखा सिविक कल्चर, उनके अनुसार मिक्स कर दो तीनों जो आइडियल टाइप है, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर को, जुडिशियस मिक्स, तो जो है बनेगा सिविक कल्चर। मैच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ लीडर, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है अम्बेडकर की है, जस्टिस पार्टी जो है वो पेरियार की है, जो बाद में डीके हो जाती है। भारतीय जनसंघ जो है वो दीनदयाल उपाध्याय उसके चीफ लीडर रहे, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी लोहिया ने बनाया था। आप मैच कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? आपको पता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज मार्केट ओरिएंटेशन, स्टेट पीछे मार्केट आगे। ये प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट स्टाइल से पब्लिक सेक्टर को चलाने की कवायद थी। ये नियो लिबरल जो वर्ल्ड था 21st सेंचुरी का जो आगाज हो रहा था, उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलाइन करने की एक कोशिश थी। It advocates managerial autonomy. Of course, it focuses on performance appraisal, fixing responsibility, decentralization, network government and all. लेकिन it upholds public interest, ये कहीं ना कहीं खो गया इसमें। पब्लिक स्पिरिटेडनेस, पब्लिक इंटरेस्ट ही खो गया मार्केट में, और इसके चलते ही इसको बहुत जल्द जो है त्याग भी दिया गया। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, पैसिव रिवॉल्यूशन इन वेस्ट बंगाल। ये ये देख के लगता है कि इन्होंने लिखा होगा पार्था चटर्जी, क्योंकि इज वेरी वेल नोन फॉर दिस बुक द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट, इमेजिन कम्युनिटी, बेनेडिक्ट एंडरसन। गुनार मेर्डल ने लिखा था द एशियन ड्रामा। ये बुक इतना इंपॉर्टेंट है गुनार मेर्डल का, जो एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि इसी बुक में एशियन ड्रामा में उन्होंने ये कह दिया था कॉन्सेप्ट सॉफ्ट स्टेट का, और इंडिया को उन्होंने सॉफ्ट स्टेट करार दिया था। सॉफ्ट स्टेट गुनार मेर्डल के अनुसार एक ऐसा स्टेट है जो पॉलिसी बनाता है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है, जो रूल रेगुलेशन फ्रेम करता है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, मतलब पूरी तरह से वो अभी पक्का ठोस स्टेट बना नहीं है। Which of the following is not within the jurisdiction of state high court? तो it can hear appeal from lower court, appellate court है ये सभी लोअर कोर्ट के लिए, और ये खुद इसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में आती है। इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट। नो, मुझे लगता है ये आर्टिकल है मेमोरी से बोला 262, जिसमें ये लिखा है कि रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू जो है कोई अथॉरिटी बना सकती है, और वो अथॉरिटी फैसला करेगी, उसके बाद कोई कोर्ट उसको नहीं देखेगी। तो हाई कोर्ट में भी रिवर वाटर डिस्प्यूट तो जाता नहीं है। इट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स 226 आर्टिकल के तहत, जिसका स्कोप जो है वो 32 से भी बड़ा है। इट एक्सरसाइजेज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, आर्टिकल 227 देखना, शायद यही आर्टिकल है। तो ये जो है गलत है, इसलिए ये सही ऑप्शन है। 99 देखो, द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस से ज्यादा गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, पीपल्स पार्टिसिपेशन को ये बढ़ाता है ना कि घटाता है। तो टू को निकाल दो, टू को निकाल दो, टू टू टू, तो एक ही बचता है। इट इंकरेजेस ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी, नो, ये भी गलत है। और इट लोअर्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट। 145, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द फॉलोइंग पावर। क्वाजाई जुडिशियल पावर है, जब ये डिसाइड करती है इलेक्शन सिंबल एंड मेनी अदर, किसको क्या, कौन ऑथराइज पार्टी है, नॉट नॉट मेनी थिंग्स इलेक्शन के बारे में भी जब डिसाइड करती है, तो जुडिशरी की तरह बिहेव करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो इसको है ही, टू सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेनी मेनी ऑथोरिटीज लाइक लोकसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। एडवाइजरी पावर भी आप याद करो, 100 आर्टिकल 102(1) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, उस पे वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, तभी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। और रेगुलेटरी पावर भी है, जितने भी इलेक्शन से संबंधित रेगुलेशन है, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो ऑल, वो लागू करती है। इसका मतलब इसको सभी है, और चूंकि यहाँ पे सभी कोई ऑप्शन है नहीं, इसके चलते ये इनवैलिड हो जाती है। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आपको बताना है यदि अभी भी आप जो है क्रैश कोर्स जेएमआई का ज्वाइन कर सकते हो। कुछ दिनों में ही मेक और ब्रेक हो सकता है, वहां पे रिवीजन क्लासेस भी होंगे और सब्जेक्टिव के लिए भी।
आपको गाइडेंस है। यदि आप एएमयू दे रहे हो, इस बार का एएमयू का स्ट्रक्चर थोड़ी बदल चुकी है, और या यदि आप सीपीजी जो असम की है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उन सब में जाना चाहते हो, तो अभी भी आपके लिए मौका है इस बैच को ज्वाइन करने का। और यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हो जून में, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सेपरेट ग्रुप्स हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको काफी उससे फायदा हो सकता है। वन ग्रुप इज ऑफ कोर्स फॉर पॉल साइंस सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज आईआर। इन सब में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, आइदर में, सब में नहीं, तो then you can register with your mail, name, telegram ID and mobile number at paulsciencehelp@gmail.com. These are the touch point, contact point जिससे कि आप जुड़ सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के। मिलेंगे किसी एक और वीडियो, पीवाई क्यू या अदरवाइज। तब तक के लिए टेक केयर।